नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल भरत जी सर जयपुर पे आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं आपके एक नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है जनसंख्या संरचना। ये एक पार्ट है आपके विषय में चौथा, जिसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखो, जनसंख्या संरचना, संरचना का मतलब होता है कि जनसंख्या की विशेषताएं मान लीजिए, या मान लीजिए कि जनसंख्या संरचना के अंदर हम किन विषयों का अध्ययन करते हैं, फिर किन बिंदुओं का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। देखो, संरचना में मुख्यतः कुछ पहलुओं पर अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो इसी के अंदर अगर हम एक ही क्रमागत तरीके से अगर टॉपिकों को देखें तो एक होता है सबसे पहला टॉपिक जिसे कहते हैं आयु संरचना, ठीक है। इसी पे हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। आयु, देखो इसमें कॉमन चीज आपको जो नॉर्मल नजर आ रही है कि आयु का मतलब क्या होता है कि जैसे व्यक्ति का जन्म हो गया तो उसकी आयु कितनी है, कितने साल का है, तो उसको हम जनसंख्या संरचना में कैसे अध्ययन करेंगे। तो आयु संरचना के कुछ मुख्यतः भाग बनाए गए, उन भागों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखो, सबसे पहले है बाल आयु वर्ग। देखो कौन सा वर्ग है, बाल आयु वर्ग है, यानी इसे कुछ वर्गों में बांटा गया है। इसके 3 वर्ग हैं, फिर एक जो बांटा गया फिर उसके अंदर वो था युवा वर्ग, या मान लीजिए कि युवा वर्ग अगर हम देखें तो इसी युवा वर्ग को अगर हम देखें तो इसे वयस्क भी कहते हैं। क्या, देखो ये पहला है, ये दूसरा वयस्क आयु वर्ग, ठीक है। और एक होता है तीसरा टॉपिक जिसे हम देखें तो तीसरा होता है फिर एक वृद्ध, यानी ये इंसान की कुछ अवस्थाएं होती हैं। जब व्यक्ति का जन्म होता है वो इन 3 अवस्थाओं से गुजरता है। पहले उसे बाल्यावस्था से अंदर गुजरना पड़ता है, फिर वयस्क बनना पड़ता है और उसके बाद वृद्ध बनता है। अपने विषय के अनुसार इसके अंदर कितने उम्र के लोगों को माना गया है, तो देखो इसके अंदर जन्म से यानी कि 0 से लेकर के जो 14 वर्ष का बच्चा होता है उसे बाल आयु में माना जाता है। फिर जो 15 से लेकर के जो 64 वर्ष तक का होता है उसे हम वयस्क मानते हैं। और जो वृद्ध हैं फिर वो होते हैं फिर 65 से भी प्लस, मान लीजिए बूढ़ा होके मर रहा है 100 साल का या कितने साल का भी हो, उसे वृद्ध माना जाता है। अगर मान लीजिए वयस्क की जगह अगर मान लिया तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि इसका नाम आ सकता है क्रियाशील आयु वर्ग। क्यों क्रियाशील? देखो क्रिया मतलब ये कार्य करने वाला है, जिसमें कार्य करने की क्षमता पाई जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, क्रियाशील आयु वर्ग कहा जाता है। लेकिन इस वयस्क आयु वर्ग को 2 समूहों में बांटा गया है, 1 और 2। देखो कैसे, एक के अंदर तो क्या रखा गया है कि व्यक्ति को युवा माना गया है, मतलब वो क्या होता है, युवा होता है, मतलब अपने तरह से नौजवान होता है। देखो इसके अंदर कैसे, नौजवान में 15 से ज्यादा है तो वो आपकी जैसे या फिर मेरे जैसे, ठीक है, वो युवा होता है, ठीक है, युवा वर्ग। और एक होता है प्रौढ़ वर्ग। प्रौढ़, अब देखो इस दोनों का अलग अलग मैं थोड़ा बता देता हूँ। इसके अंदर क्या किया गया है कि 14 से लेकर के 34 वर्ष तक के व्यक्ति को शामिल किया गया है, और जो 35 है 35 से 64 वर्ष का जो व्यक्ति होता है उसे फिर हम किसमें माना करते हैं, प्रौढ़ के अंदर माना करते हैं। अगर एक एक को अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखो इसके अंदर क्या है कि जो वृद्ध हैं उनकी संख्या प्रत्येक महाद्वीपों पे कम मानी जाएगी। ये 6.8% ही जो है वो वृद्ध माने गए हैं, यानी इतने कम ही बचते हैं, बाकी फिर लॉन्च हो जाते हैं ना, भगवान के घर चले जाते हैं, लॉन्च हो जाते हैं, तो इनकी संख्या कम बची है। ये सबसे ज्यादा पाया जाता है कौन सा, वयस्क। तो इसको अगर मैं बता दूं तो ये वयस्क दोनों मिलाकर के ये लगभग दुनिया में 66% ये पाए जाते हैं। विश्व में कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, 66% पाए जाते हैं। बाकी जो बचे हैं वो कौन से हैं, फिर बाल आयु वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो है कुछ आयु वर्ग के अनुसार, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा वर्ग है, वयस्क आयु वर्ग है, क्योंकि इसके पास ताकत है कार्य करने की। किसी भी जगह को मान लीजिए कि उसमें जो भी विकास करना हो, परिवर्तन लाने की क्षमता कौन रखता है, वयस्क, यानी कि आप लोग रखते हैं और हम रखते हैं, ठीक है। अब एक चीज और कि ये जो वृद्ध होते हैं ये किस पे आश्रित होते हैं, वयस्क वर्ग पे ही होते हैं, यानी कि ये हमेशा इस पे आश्रित होते हैं। लेकिन इनकी एक विशेषता ये है और इसका लाभ ये है कि ये इन लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं, मतलब इनको बताते हैं कि आप ऐसा करें। आप हमारे दादा दादी जी हैं या जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमें प्रत्येक कार्य पे सजेशन देते हैं, ठीक है, सलाह हम उनसे ले सकते हैं। और एक ये
ये भी किस पे आश्रित होते हैं, वयस्क पे ही। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण जनसंख्या बची है। जिस भी देश के पास ये जनसंख्या ज्यादा होती है उसके अंदर परिवर्तन लाने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। दो प्रकार के देश पाए जाते हैं, विकसित और विकासशील। विकसित का मतलब जो संपन्न है, दवाइयाँ हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सुविधाएं हो, जहाँ सुविधाएं ज्यादा पाई जाती है, शिक्षा ज्यादा है, विकास ज्यादा पाया जाता है, उसे हम विकसित राष्ट्र के अंदर मानते हैं। तो वहाँ पे इसे वृद्ध आयु वर्ग की जो संख्या है वो ज्यादा होती है, क्योंकि मरते ही नहीं है, इलाज चलता रहता है, जीने की सुविधाएं ज्यादा होती हैं। और जो विकासशील देश होते हैं उनके अंदर ये आयु वर्ग ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि विकासशील है यही, जैसे भारत एक विकासशील राष्ट्र है, सबसे ज्यादा यही आयु वर्ग पाया जाता है। तो ये तो था एक आयु वर्ग के अनुसार, यानी कि पहला टॉपिक था जनसंख्या संरचना में आयु संरचना। अगले हम टॉपिक पे बात करते हैं अगला टॉपिक जो है वो सेकंड टॉपिक है अपना लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात का मतलब है कि किसी भी देश के अंदर लिंग की अनुपातों की जांच करना। यानी कि क्या है, देखो ये दो प्रकार से निकाला जाता है, कई राष्ट्रों में अलग प्रकार से और अपने भारत में अलग प्रकार से। इसका मैं सूत्र भी बता देता हूँ, ध्यान रखना, सीधा सा क्वेश्चन हो सकता है कि लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो चलो भारत जैसे देशों में बता देता हूँ, ठीक है ना। भारत जैसे देशों में क्या करते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर किन की संख्या ज्ञात की जाती है, महिलाओं की संख्या ज्ञात की जाती है, ठीक है ना। तो हमें ये सूत्र भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। या मान लीजिए कि हम ये भी कह सकते हैं कि 1000 महिलाओं पे भी तो पुरुष ज्ञात कर सकते हैं ना। तो कई देशों पे तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ज्ञात करते हैं और कई देशों पर प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या ज्ञात करते हैं। अब इसी को हम थोड़ा इस टॉपिक पे विस्तार से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, कि कहाँ पे कितना है और कहाँ पे कितना नहीं है, कैसे बढ़ रहा है। लिंगानुपात, सबसे पहले बात करते हैं विश्व की। विश्व का लिंगानुपात कितना है, ठीक है ना। तो अगर हम विश्व के लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं तो विश्व में सबसे पहले ही अगर हम देखें तो विश्व का लिंगानुपात है 983। यानी कि क्या हुआ कि 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुष और ये क्या है, महिलाएं। ये विश्व के संदर्भ में है। अब बात करते हैं भारत की, ठीक है ना। भारत में देखो, इससे ये विश्व का औसत है, राष्ट्रीय औसत अपने विश्व के संदर्भ में अगर हम राष्ट्रीय को देखें तो भारत का जो लिंगानुपात है वो है 943 है। आप ऐसा समझ लो कि भारत के 57 जो आदमी हैं 1000 में से वो नो टेंशन जीते हैं, उन्हें किसी प्रकार की टेंशन नहीं है कि घर पे बीबी फोन करेगी, खाना नहीं मिलेगा, लेट कहाँ हो रहे हैं, है ना, या फिर जो भी समस्याएं होती है उत्पन्न, अगर हम देखें कि पारिवारिक जीवन में काफ़ी समस्याएं होती हैं, तो ये इन लोगों को कोई टेंशन नहीं है, अपना खाओ पियो मस्त रहो। यानी ये लोग है ना जिनका व्यवहार नहीं होता, अब पढ़ना शुरू कर दो, वरना हो सकता है कि अपना नंबर, आप जैसे मेरे लोगों का नंबर इसी में आ जाए, तो अपने को इसी में आना है, ठीक है ना। ये था भारत का। अगली हम बात करते हैं इसका, राजस्थान का। ये राजस्थान का उससे भी ज़्यादा समस्या, ये अपने लिए और भी बड़ी समस्या होगी राजस्थानियों के लिए कि अपना जो लिंगानुपात है वो 928 ही है 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना। तो अपने लिए तो और भी समस्या है, हमारे तो यहाँ आंकड़ा बढ़ चुका है, 72 लोगों को ये पता नहीं शादी होगी या नहीं होगी, है ना। तो ऐसी स्थिति बन सकती है। अब और एक रोचक तथ्य बताता हूँ, ये तो है विश्व का, देखो ये तो किसका है, विश्व का है। अब में दुनिया में 6 महाद्वीपों की जनसंख्या पाई जाती है, उन 6 महाद्वीपों में मात्र एक एशिया को छोड़ करके, मात्र एशिया को अगर मैं छोड़ दूं तो सभी के पास लगभग 1000 से प्लस जो है लिंगानुपात पाया जाता है, ठीक है ना। 1000 से प्लस लिंगानुपात देखो किस प्रकार से है कि सबसे ज्यादा पाया जाता है यूरोप में। कहाँ का लिंगानुपात है, सर्वाधिक है लिंगानुपात यूरोप में 1055, और न्यूनतम कहाँ का है, एशिया का है। ये चीज ध्यान देना। देखो महत्वपूर्ण चीज क्या है कि यहाँ पे यूरोप में सबसे ज्यादा है, लेकिन सबसे कम कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप में ही सबसे कम पाई जाता है। अब एशिया महाद्वीप में देखो, ये विश्व का अगर हमने देखा, लेकिन इन सब में देखो 6 महाद्वीप बताए मैंने, तो 5वें नंबर पे, ये तो पहले नंबर पे है, ठीक है। दूसरे तीसरे करके अगर हम आएंगे ना तो एशिया में ही है ना, जो केवल अगर हम देखें तो सबसे कम पाया जाता है। और अगर इससे बाद अगर इससे ज्यादा किसी के पास है तो वो है फिर अफ्रीका में, जिसमें 999 महिलाएं पाई जाती है। यानी कि देखो
स्कोर अगर एशिया को छोड़े तो 1000 से कम है, लेकिन अफ्रीका में तो क्या है भाई, 1000 में से एक ही समस्या है, कहीं से भी विवाह कर लेंगे, दूसरे महाद्वीप में जाके शादी कर लेंगे, लेकिन बाकियों के पास तो लड़कियों की संख्या ही ज्यादा है। एशिया में कम है, तो ये एशिया के लिए, भारत के लिए और राजस्थान के लिए गिरते ही जा रहे हैं। तो ये एक काफी विचित्र समस्या हो सकती है हमारे लिए। तो इन चीजों पे थोड़ा फोकस रखें कि देखो लिंगानुपात गिर क्यों रहा है, उसके कई कारण होते हैं। क्या कारण होते हैं कि महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती है, महिलाओं को पुरुषों के समान सब जो है स्वतंत्रताएं नहीं दी जाती हैं, या फिर अधिकार नहीं दिए जाते हैं, घरेलू हिंसा होती है, अगर प्रताड़नाएं होती है घरेलू, ठीक है ना, कन्या भ्रूण हत्या होती है। तो ये सब चीजें अगर हम देखें तो ये मुख्य कारण होती है कि लिंगानुपात भारत का है या राजस्थान का है वो बढ़ नहीं रहा है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं लिंगानुपात को लेकर के। अच्छा मैं आपको एशिया का बता देता हूँ। एशिया का कितना है, एशिया का है 964, लिंगानुपात कितना है 964 है। और अभी मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका का कितना है 999। एशिया 6ठे नंबर पे है, अफ्रीका 5वें नंबर पे है, बाकी सब फिर 1000 से प्लस है, ठीक है ना। तो ये इनका लिंगानुपात था। अब हम 2 टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं, तीसरे टॉपिक पे बात करेंगे किसके ऊपर है, जनसंख्या संगठन। अब देखो संगठन का मतलब क्या है कि इस संगठन के अंदर हमें जनसंख्या के जो आवास होते हैं, उनकी जो आवास से संबंधित विशेषताएं होती हैं उन पर अध्ययन करते हैं। यानी कि इसके अंदर हम 2 टॉपिकों पे अध्ययन करते हैं कि जो जनसंख्या है वो नगरीय है या फिर ग्रामीण है, ठीक है ना। अब देखो नगरीय और ग्रामीण बता देता हूं। वर्तमान के अंदर 50% से भी ज्यादा विश्व की जनसंख्या जो है वो नगरों में निवास करती है, और लगभग 50% से कम, ठीक है ना, से भी कम कहाँ पे निवास करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। कई सालों से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो इनकी संख्या है वो बढ़ते जा रही है। बता देता हूं कि नगरीय जो जनसंख्या है, अगर इसकी हम सालाना तुलना करें तो देखो प्रति वर्ष 6 करोड़ की वृद्धि हो रही है। ध्यान देना क्या हो रही है, प्रति वर्ष 6 करोड़ नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अगर हम ग्रामीण की बात करें तो प्रति वर्ष केवल 2 करोड़ जनसंख्या ही बढ़ रही है। देखो 2 करोड़ जनसंख्या की क्या हो रही है, वृद्धि, मतलब 3 गुना किसमें वृद्धि हो रही है, नगरों में। इसका उदाहरण देता हूं, देखो अगर हम बात करें 1960 के दशक के समय की, तो उस समय नगरों की संख्या मात्र केवल 80 थी। नगरीय जनसंख्या कितनी थी, 80 करोड़ थी। यानी उस समय केवल नगरों के अंदर 80 करोड़ लोग ही निवास करते हैं। अब बात करते हैं सन 2000 की, मतलब कुल मिलाकर के कितना वर्ष की समय अवधि हुई, 40 वर्ष के अंदर जो जनसंख्या बढ़ी वो देखो ये वर्तमान में हो चुकी है 290 करोड़। अब आप अंदाजा लगा लो कि धीरे धीरे कितनी जनसंख्या बढ़ते जा रही है। अरे 7 अरब तो हम पूरे हैं, उसमें से 3 अरब तो नगरों के अंदर निवास कर रही है 2000 के अनुसार। अब आपको एक और मैं बता देता हूं कि आंकड़े इसी में तीसरा इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि 2025 तक नगरों की संख्या, ध्यान रखना, नगरीय जनसंख्या जो है वो 61% हो जाएगी। यानी कि कई लोग ऐसे होंगे जो केवल नगरों में ही निवास करेंगे। कई गुणा आबादी है वो आज नगरों में निवास करती है और आगे आने वाले समय में ये बढ़ रही है। लेकिन इसकी समस्याएं हैं कि आने वाले समय में क्या होगा कि ना तो किसान बचेंगे, ना किसान से संबंधित या मान लीजिए ग्रामीण सभ्यताएं बचेगी, और धीरे धीरे सभी लोग अगर व्यापारी हो जाएंगे या उद्योगपति हो जाएंगे तो इनके लिए कच्चा माल उपलब्ध कौन करवाएगा, तो इनकी समस्याएं होती है। आपको मैं एक चीज और बताता हूँ कि नगरों की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, फिर नगरीय जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। पहला कारण तो है कि ग्रामीण लोग कहाँ पलायन कर रहे हैं, नगरों की ओर। उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, नगरों में शिक्षा ज्यादा पाई जाती है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं, व्यापार सुविधाएं ज्यादा पाई जाती है, परिवहन सुविधाएं पाई जाती है, चिकित्सा सुविधाएं पाई जाती है, प्रशासनिक सुविधाएं ज्यादा पाई जाती है। मान लीजिए छोटी सी भी घटना हो प्रशासन तुरंत पहुंच जाता है। राजनीतिक कुछ कारण होते हैं कि वहाँ पे राजनीतिक वर्चस्व ज्यादा पाया जाता है। आर्थिक अगर हम देखें तो वृद्धि जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, नगरों के अंदर पाई जाती है। मैं बता रहा हूँ विशेषताएं उनकी कि क्यों ऐसे हो रहा है कि नगरों की जनसंख्या बढ़ रही है। आपसे क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है
कि नगरीय जनसंख्या बढ़ने के कारण बताइए, नगरीय जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय बताइए। तो जो कारण है उनमें उपाय आप कर सकते हैं। अरे चिकित्सा सुविधाएं अस्पताल मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में कम है, नगरों में ज्यादा है, तो आप क्या सुझाव दे सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उनका विकास किया जाना चाहिए। रोजगार की उपलब्धता के लिए लोग शहर की ओर पलायन करते हैं, तो गाँव के अंदर भी क्या कर दिए जाने चाहिए, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्थाएं ज़्यादा बढ़ा दी जानी चाहिए, परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। तो ये इसका एक अलग तरीके से आंसर हो गया जिसके अंदर हम इसके हल बना सकते हैं। अगर हमें ये पता है कारण तो उसका निवारण हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण थे कि नगरों की जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ रही है। ठीक है, भारत में भी अगर मैं बता दूं, देखो एक ऐसा समय था जब 72% लोग कहाँ निवास करते थे, गाँव में, और ये समय जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे अब कितने पे आ चुका है, 58। अगर हम प्रत्यक्ष तौर पे देखें तो ये बड़ा हुआ होता, बाकी अप्रत्यक्ष ही देखे ना तो ये संख्या बहुत कम है, यानी बहुत ज्यादा धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। मेरे जयपुर का तो हाल यही है भाई, अभी मैं गांव में निवास करता हूँ, लेकिन लगता है 2-4 किलोमीटर जैसे मैं सिटी की ओर बढ़ता हूँ लगता है यार अपना इलाका भी सिटी में आ गया है ना। यानी कि पहले जो जिसे हम कहते हैं ना कि उजाड़, वो अब देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, पहले जंगल हुआ करते थे हर तरफ, अब वो धीरे धीरे उनकी संख्या कम होते जा रही है क्योंकि नगरीय जनसंख्या बढ़ते जा रही है। अगला टॉपिक अगर हम बात करें तो वो है फिर साक्षरता। चौथा टॉपिक है साक्षरता। देखो साक्षरता क्या है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या के अंदर अगर गुणात्मक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, साक्षरता। आप लोगों ने इसकी सीधी सी परिभाषा पढ़ी होगी कि 7 वर्ष से अधिक आयु, ठीक है, वह जिसे पढ़ना लिखना और समझना जिसे आता है, मान लीजिए कि जो पढ़ता है लिखता है समझना जिसे आता है वो व्यक्ति क्या है, साक्षर कहलाता है। यानी कि मान लीजिए अगर मैं कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ या पढ़ी हुई चीज़ को लिख रहा हूँ या मैं उसे पढ़ भी सकता हूँ और मैं उसे समझ सकता हूँ तो मैं क्या हूँ, साक्षर हूँ। और अगर मान लीजिए नहीं हूँ, ये अंगूठा ही चिपकाता हूँ किसी दस्तावेज पे, चिपकाते होंगे ना कहीं, आपने देखा होगा, बोले ले दादा चिपकाइए, तो वैसे लोगों को साक्षर नहीं माना जाता है। चलो इस साक्षरता के बारे में आंकड़ों के ही बारे में अध्ययन करते हैं, विश्व के संदर्भ में भी और भारत के संदर्भ में भी। ठीक है ना, अब हम देखते हैं, देखो सबसे पहले विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है वो साक्षर है, तो 84% लोग क्या है, साक्षर हैं। विश्व के कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं, 84% साक्षर हैं। अब बात करते हैं भारत की, मैं टॉपिक की मैं चर्चा कर रहा हूँ, देखो समय बहुत कम होता है। भारत की कितनी है, 76.04, कितनी है, 76.04। अगर मैं बात करूँ राजस्थान तो ये है 66.1%। अब आप देखो विश्व से कमजोर कौन है, भारत, और भारत से भी कमजोर कौन है, राजस्थान है। लिंगानुपात में भी यही स्थिति थी, लिंगानुपात में विश्व का ज़्यादा था, फिर एशिया का कम था, फिर भारत का कम था और फिर राजस्थान का कम था। तो ये आंकड़े धीरे धीरे गिर रहे हैं, यानी कि हमारे राजस्थान की स्थिति आज भी विकास में हो, शिक्षा में हो या लिंगानुपात में हो, महिलाओं की शक्ति में हो, कमजोरी है। अरे जहाँ पे महिला सशक्तिकरण ज़्यादा होता है वहाँ अपने आप साक्षरता बढ़ जाया करती है। ठीक है ना, तो ये साक्षरता से संबंधित आंकड़े थे। अब इस साक्षरता में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कई देश तो ऐसे हैं जिनकी साक्षरता 100% है, यानी एक भी बच्चा, एक भी अनपढ़ जो वयस्क है या प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, वो वहाँ पे अनपढ़ नहीं पाया जाएगा। जैसे बात करते हैं नॉर्वे, जैसे हम बात करते हैं अमेरिका, जापान, ये ऐसे देश है जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा साक्षर है या 100% साक्षरता पाई जाती है। तो ये तो साक्षरता से संबंधित आंकड़े थे। गांव के अंदर तो साक्षरता और भी कमजोर पाई जाएगी। राजस्थान की बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, लगता है शायद मेरा 6 सेकंड के अंदर वीडियो नहीं रुक जाए। लगता है मेरा इसका स्पेस बहुत कम है, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा, चल रहा है, ठीक है। चलो साक्षरता की मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा मेरा मोबाइल में स्पेस बहुत कम है, जल्दी कोशिश करूँगा। साक्षरता मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका मतलब है जनसंख्या। ये 5 वाला और लास्ट टॉपिक है, ध्यान रखना, जनसंख्या। देखो 5 वाली टॉपिक अपना, हाँ 5 है, जनसंख्या व्यवसाय।
व्यवसाय का मतलब वो कार्य कौन से करते हैं। देखो मैं आपको एक बता दूं, आपके ही एक सब्जेक्ट, इसी सब्जेक्ट में एक पार्ट है जिसमें क्रियाकलाप दिए गए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ और पंचम जो है ये क्रियाकलाप दिए गए हैं। तो आपको मैं इस संरचना में 2 ही तो आए हैं आपके यहाँ पे, बाकी मैं आपको विस्तार से आगे बढ़ाऊंगा। एक तो आया है द्वितीयक और एक आया फिर आपके तृतीयक, यानी कि विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन सी क्रियाकलाप करती है, 2 ही, द्वितीयक और तृतीयक। इसके अंदर देखो द्वितीय के अंदर हम देखें तो निर्माण है, विनिर्माण है, मान लीजिए कि व्यापार परिवहन है, और तृतीय के अंदर सेवा सेक्टर है, यानी कि जैसे परिवहन है, बैंकिंग है, ये चीजें कहाँ पाई जाती है, तृतीय सेवा। इसे तो हम कहते हैं, देखो इसे तो हम उद्योगों के अंदर गिनती करते हैं, ठीक है ना, जिसमें नई वस्तु बना के बेचते हैं, और यह सेवा के रूप में मान लीजिए है ना, जैसे कि आपको मैं सेवाएं उपलब्ध करवा रहा हूँ। लेकिन इसको आगे चल करके जो विचारक हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगा, जैसे जीन ब्रुन्स है और उन्होंने कुछ इसके खंड बांटे हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा चतुर्थ और पंचम कैसे बांटे हैं आगे के विषय के अंदर। ये तो था जनसंख्या व्यवसाय है ना, इनकी संरचना के अंदर 5 टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको एक और थोड़ा बड़ा टॉपिक है उसे मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखो आपने अभी लिंगानुपात पढ़ा, देखो लिंगानुपात के कुछ क्षेत्र बांट दिए गए हैं। क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो देखो इसके 4 क्षेत्र हैं, समझने की कोशिश करना। मैं चारों सबसे पहले लिख देता हूं। देखो सबसे पहले अत्यधिक, क्या है, अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले क्षेत्र। कई देश ऐसे हैं जहां पे स्त्रियां अधिक ही नहीं है बल्कि क्या है, अत्यधिक है, मतलब उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं उसके बाद दूसरा, क्या, केवल स्त्री अधिकता। समझने की कोशिश करना, विश्व में कई ऐसे देश है जहां पे अत्यधिक नहीं है, हालांकि 1000 पुरुषों से अधिक स्त्रियां हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, अत्यधिक नहीं है। 4 ही क्षेत्र हैं, चारों के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। फिर बात करते हैं पुरुषों में, कि पुरुष अधिकता अत्यधिक नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम है लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं फिर अत्यधिक, समझने की कोशिश करना, अत्यधिक पुरुष अधिकता। इसका मतलब क्या हुआ कि पुरुषों की संख्या ज्यादा तो है लेकिन कितनी ज्यादा है, बहुत ही अत्यधिक, मतलब बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। दिखा, अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा आगे से मैं कोशिश करूंगा कि क्लास का सेटअप ऐसा हो कि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है ना। तो ये देखो पहला हुआ अत्यधिक स्त्री अत्यधिकता, फिर हुआ स्त्री अधिकता, पुरुष अधिकता, अत्यधिक पुरुष अधिकता। अच्छा कौन कौन से हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो नॉर्मल सी चीज ये है कि 1000 पे अगर हजार मानी जाए तो अनुपात सही होता है, लेकिन अगर 1000 से ज्यादा हो जाए महिलाओं की संख्या तो क्या हो गई, अधिक हो गई ना स्त्रियां, लेकिन बहुत ज्यादा 1000 से हो जाए तो अत्यधिक स्त्रियों की संख्या हो चुकी है। अगर मान लीजिए कि 1000 पुरुषों पर कम महिलाएं हैं, मतलब क्या हो गया कि पुरुष अधिक हो चुके हैं, लेकिन जब ज्यादा ही कम हो तो पुरुष बहुत अधिक हो चुके हैं। कितना कितना हो गए हैं, अत्यधिक स्त्री अधिकता, मतलब मान लीजिए कि 1050 से अधिक महिलाएं हैं, महिलाएं की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1050 से अगर ज्यादा है 1000 पुरुषों पर तो वो क्या से क्षेत्र आ गए, अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश। कौन कौन से हैं, 2 देश में उदाहरण देता हूं। पहला हो गया है यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और एक आपको मैं उदाहरण दे देता हूं कनाडा। 2 देश ऐसे हैं मान लीजिए जिनके अंदर 1000 पुरुषों पर 1050 से भी ज्यादा महिलाएं पाई जाती हैं। अब बात करते हैं स्त्री अधिकता, यानी कि 1000 से लेकर के 1000 से 1050 तक महिला, ऐसे देश जिनके अंदर 1000 पुरुषों पर 1000 से लेकर के 1050 तक अगर जनसंख्या है तो वो ऐसे कैसे देश हैं कि उनके अंदर अधिक जन स्त्रियां पाई जाती है। कौन कौन से हैं, उदाहरण दे देता हूं। पहला थाईलैंड, और सेकंड में आपको उदाहरण देता हूं म्यांमार, या जिसे हम कहते हैं ब्रह्मा, भारत का एक पड़ोसी देश है।
और थाईलैंड भी समुद्री सीमा लगती है भारत की। तो ये ऐसे हैं कि दोनों देशों के अंदर 1000 से लेकर के 1050 महिलाएं पाई जाती है, मतलब यहाँ पे महिलाएं की जो है उनकी संख्या ज्यादा है। अब बात करते हैं कि पुरुष अधिकता। पुरुष अधिकता का मतलब क्या हुआ? ऐसे देश जहाँ पे पुरुषों की संख्या ज्यादा है, लेकिन कितनी ज्यादा? 50 से ज्यादा नहीं। ये कितनी हो सकती है कि 1000 पुरुषों पर, ध्यान देना, 1000 पुरुषों पर 950 से 1000 तक हो सकती है महिलाएं। यानी कि महिलाओं की संख्या कम कितनी नहीं होनी चाहिए? 50 से कम नहीं होनी चाहिए। ये वो राष्ट्र हैं जहाँ पे अत्यधिक जनसंख्या अगर हम देखें तो आपको पाई जा सकती है। अब इनके अंदर देखो, आप समझ नहीं क्या है, 50 के अंदर पड़ रहे हैं, लेकिन कौन से देश हैं? चीन। यानी कि माना कि लिंगानुपात वहां का कम है, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं है। कितना है? चीन का है, वो हो सकता है कि वहां 950 के बीच ही लिंगानुपात पाया जाए। और एक इसी चीन का पड़ोसी देश है जो इस श्रेणी में आएगा, और भी गिरी हुई स्थिति है, लड़के फ्री हैं, कोई टेंशन नहीं है कई लड़कों को। तो यहाँ पे क्या है कि 1000 पुरुषों पर 950 से भी कम, 950 से भी कम महिलाएं। दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन लिखा हुआ है कि 1000 पुरुषों पर 950 से भी कम महिलाओं की संख्या पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में? अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले क्षेत्र में। और भारत का लिंगानुपात अभी आपने पढ़ा कितना है? 943। मतलब कौन सा देश हो गया? भारत है, पाकिस्तान है, ये ऐसे देश है जहाँ पे लड़के स्वतंत्र हैं, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं है, आपको भी कोई टेंशन नहीं है, परीक्षा पास में आ रही है, अपने को तो इससे बाहर होना है, अपना नंबर ही नहीं है। देखो बच्चों, पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब हम लिंगानुपात के अंदर आएंगे, तभी शादी होगी, तभी परिवार चलेगा, ठीक है। और समाज के दायरे में आएंगे। अगर हम समाज के दायरे में नहीं आएंगे तो हमारा जीवन नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। तो धन्यवाद। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट भी करें, ठीक है। धन्यवाद।